अच्छा, अपना लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक जो है सैम्पलिंग के बारे में सारा का सारा, कि सैम्पलिंग क्या होती है और कैसे होती है। तो सबसे पहले सैंपल किसे कहते हैं? सैंपल तो आपको पता होगा, एक होती है पॉपुलेशन जिसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सारी पॉपुलेशन से जब कलेक्ट नहीं कर सकते तो हम उसमें से थोड़े से लोगों को या ऑब्जेक्ट्स को ले लेते हैं जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जो थोड़े से लोगों को लेते हैं वो सैंपल कहलाता है। तो जो थोड़े से लोगों को हम उसमें से लेते हैं उस प्रोसीजर को सैम्पलिंग कहते हैं। सही हो गया। तो सैम्पलिंग जो है एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है विच इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सैम्पलिंग पॉपुलेशन से हमने ली, ठीक है, उससे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हम पूरी पॉपुलेशन का बारे में जान लेते हैं। And on the basis of this information, inferences about the characteristics of population are made. The value of population characteristics are summarized by certain numerical descriptive measures called parameters. जो population होती है उसके बारे में जब हमें पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसके बारे में जब पता लगा लेते कि इसको ये हमें जो जानना चाहते हैं वो चीज़ मिल जाती है तो उसको पैरामीटर कहते हैं। न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर, लेट सपोज डिस्क्रिप्टिव मेजर क्या हो सकता है? मीन, मोड, एवरेज। अब एक पॉपुलेशन की एवरेज का हमें पता चल गया, न्यूमेरिकल है ना, एवरेज नंबर वाइज होता है, नंबर होता है। तो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर, डिस्क्रिप्टिव, वो एवरेज आपको काफ़ी कुछ बता देती है उस पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, जबकि न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ये बात याद रखना, ठीक है। तो इधर इन्होंने यही बात लिखी हुई है। तो हम लोग जब पूरी पॉपुलेशन से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते तो सैंपल से कलेक्ट करते हैं, सैंपल से हम स्टैटिस्टिक निकालते हैं और उसकी बेसिस पे हम पैरामीटर निकाल लेते हैं। दस वी यूज स्टैटिस्टिक टू एस्टिमेट पैरामीटर, ठीक है। इसके बाद बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? वही जिसे डेटा कलेक्ट करना चाहती है। वो चीज़ क्या हो सकती है? एनिमेट भी हो सकती है, इनएनिमेट भी हो सकती है, कॉन्क्रीट भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। सही है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो कि जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो इधर, ठीक है। कंक्रीट मतलब सॉलिड, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो इंसान भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन है, लेट्स सपोज ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन, हर एक ह्यूमन क्या होगा उसमें? एक यूनिट होगा। आपने 100 लोगों की पॉपुलेशन ले ली, 100 लोग हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन में आते हैं। तो हर एक बंदा जो उसमें होगा वो एक यूनिट कहलाएगा। उसको सैम्पलिंग यूनिट भी कह सकते हैं या यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। सही है, सिंपल वर्ड में सिंपल है, इसमें इतना कुछ नहीं है। सही है। तो सैम्पलिंग यूनिट कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ट्री भी हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये इधर इन्होंने एग्जांपल्स इधर लिखे हुए हैं, कैन बी अ ब्लॉक, टाउन, स्मॉल एरिया। अच्छा, अब वो जो सैंपल हमने लिया, लेट सपोज हमारे पास 100 लोग के पॉपुलेशन में, उसमें हम लोगों ने 30 लोगों को निकाल लिया, 30 सैंपल निकाल लिया। तो सैंपल का साइज क्या हुआ? 30। किसे डिनोट किया जाता है? ये स्मॉल एन जो इधर नजर आ रहा है ना, ये सैंपल का साइज है जिसको एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू 30। टोटल पॉपुलेशन का जो साइज है उसको हम ग्रेटर एन से डिनोट करते हैं। जो बिग एन नजर आ रहा है ना इधर, कैपिटल एन, उसे डिनोट करते हैं। तो इन्होंने ये बात इधर लिखी हुई है, अ पॉपुलेशन कैन आइदर बी इनफाइनाइट और फाइनाइट। फिनिट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। फाइनाइट मतलब गिन सकते हो उसे, या अनकाउंटेबल। सही है। ह्यूमन बींग्स टोटल अर्थ पे कितने हैं? आप गिन तो नहीं सकते ना सारों को, तो आप सैंपल लेते हो। आप पूरी कंट्री के पॉपुलेशन को एक एक करके गिनना मुश्किल हो सकता है, काउंटेबल है वो। बात चीज़ें काउंटेबल हो सकती है, बात चीज़ें अनकाउंटेबल हो सकती है। सही है। तो पॉपुलेशन में इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। इधर इन्होंने एग्जांपल भी इसकी दी हुई है। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ फाइनाइट पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। यूनिट मैंने बताया एक इंडिविजुअल चीज़ को कहते हैं जो कि पॉपुलेशन में होती है या सैंपल में होती है। तो सैंपल की जो यूनिट था उसको एन से डिनोट करते थे। जो सैंपल के जो यूनिट थे, टोटल सैंपल जो था उसको एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, इधर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। द एग्जांपल्स ऑफ एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन आर द पॉपुलेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब देखो, आप
जब एक लाइन वाला ग्राफ देखते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं ना, कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो, तो कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो वो सारा इनफाइनाइट कहला सकता है। तो उसके थ्रू आप देख सकते हो इनफाइनाइट पॉपुलेशन को। तो ये इसके बारे में था, पॉपुलेशन के बारे में। एक और भी बात इन्होंने लिखी हुई है, 2 किस्म की पॉपुलेशंस हो सकती है, ठीक है? 2 किस्म की चीज़ें हो सकती है, 2 किस्म की पॉपुलेशन हो सकती है जिसे हम डेटा ले सकते हैं, या ऐसा हो सकता है जो कि एग्जिस्ट करती हो, लेट्स सपोज ट्रीज हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, जिसे हम डेटा ले सकते हैं। बात चीज़ें ऐसी होती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहलाती है। एक होती है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन जो कि अभी मैंने बता दिया। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन जो है वो क्या हो सकती है, वो ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि बाज़ इवेंट्स जो कि बाद में हो सकते हैं, जैसे कि डाइस है, डाई है हमारे पास, उसके कितने सर्फिसेज होती है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इवेंट्स हो सकते हैं। हम 6 बार फेंकेंगे तो 6 इवेंट्स पॉसिबल है, तो 6 पॉपुलेशन हुई। पॉपुलेशन का साइज क्या हुआ, n = 6, ठीक है? तो ये ये बात कर रही है कि एग्जिस्टेंट भी पॉपुलेशन हो सकती है और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन हो सकती है। सैंपल पॉपुलेशन किसे कहते हैं, वो जो सैंपल लिए है उसके टोटल सैंपल को क्या कहेंगे। लेट्स सपोज 100 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से हमने 30 लोगों को ले लिया है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो जो 30 लोग हैं वो सैंपल पॉपुलेशन है, जबकि वो टोटल पॉपुलेशन को टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है? तो इधर इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि पंजाब के कॉलेज के स्टूडेंट्स से हम जानना चाहते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में। तो पंजाब में काफ़ी कॉलेजेस है, तो हर एक से तो इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल होगा, तो उसमें से ये लोग सिर्फ 5 कॉलेजेस को ले लेते हैं जिनके स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो वो जो 5 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को लिए, वो जो स्टूडेंट्स हो गए, लेट्स सपोज 500 स्टूडेंट्स है 5 कॉलेजेस के टोटल, तो वो क्या होगा, सैंपल पॉपुलेशन होगी। और पूरे पंजाब के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए, वो अगर लेट्स सपोज 5000 है, तो वो 5000 क्या होगी, टारगेट पॉपुलेशन होगी। तो हम सैंपल पॉपुलेशन से टारगेट पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सही हो गया, इधर इन्होंने यही बातें लिखी हुई है। इट इज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंस टू एम्फसाइज दैट दी सैंपल पॉपुलेशन शुड बी सच। सैंपल पॉपुलेशन जो हम ले रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम पूरी उस आबादी का सही से पता लगा सके। ये ना हो कि हमने 5000 टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से हमने 3 4 लोगों को ले लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हम कहते हैं चलो इन 5000 लोगों को भी यही मसला होगा। ऐसे नहीं, ऐसी पॉपुलेशन का साइज होना चाहिए, सैंपल पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसे हम टारगेट पॉपुलेशन का सही से पता लगा सके। अगर नहीं तो फिर टारगेट पॉपुलेशन जो है हम पता नहीं लगा सकेंगे, सिर्फ सैंपल पॉपुलेशन का सही से उसे पता चल सकेगा, ठीक है? पॉपुलेशन डिस्क्रीट भी हो सकती है, जैसे कि हमने डिस्क्रीट से पहले पढ़ा है। कंटिन्यूस भी हो सकती है। कंटिन्यूस जो होती है पॉपुलेशन, उसको फाइनाइट पॉपुलेशन भी कह इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, सही है? फाइनाइट जो होती है उसे डिस्क्रीट भी कह सकते हैं, जो कि गिन सकते हैं। सही हो गया, तो इधर इन्होंने यही बात लिखी हुई है। अब इन्होंने इधर लिखा है कम एन किसे कहते हैं, टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन विल यील्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्स और साथ एन। एक्स जो है, एक्स क्या कहलाएगा, एक्स एक करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो कि हर उस पॉपुलेशन का हो सकता है अलग अलग करेक्टरिस्टिक, ठीक है? अब 100 लोग हैं, उसमें x1 साथ जो है x2 हो सकता है। देखो अब लेट सपोज हम हाइट जानना चाहते हैं हर स्टूडेंट की, एज जानना चाहते हैं। स्टूडेंट नंबर 1 की हाइट होगी या एज होगी 17 ईयर्स, तो x1 क्या होगा, 17 ईयर्स। 1 क्या हुआ, पहला स्टूडेंट, साथ x क्या हुआ, उसका करेक्टरिस्टिक, एज क्या है उसका करेक्टरिस्टिक, x2 नंबर 2 स्टूडेंट की एज, x2 इज इक्वल टू, लेट सपोज सेकंड स्टूडेंट की एज है 19, तो x2 इज इक्वल टू 19। तो ये इधर इन्होंने लिखा है कि करेक्टरिस्टिक की बेसिस पे हम ये कर सकते हैं, x लिखते हैं करेक्टरिस्टिक के लिए, जबकि नंबर के लिए n लिखा जाता है। अब इन्होंने इधर ये लाइन लिखी है, द टू बेसिक पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग आर। सैम्पलिंग जब हम करते हैं उसके 2 मेन पर्पस है, ठीक है? वो क्या है कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, टू प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन विदाउट, इतनी पॉपुलेशन की हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना कि हम पूरी पॉपुलेशन का पता लगा सकें। अब 30 लोगों से हम इतनी इन्फॉर्मेशन ले सकें कि हमें सारी की पॉपुलेशन 100 लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन का पता लग जाए, ठीक है?
पहला इसका मकसद ये, दूसरा पर्पस टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल। ये सैम्पलिंग दरअसल टेक्निक है जिसे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। 100 लोग हैं, उसमें से हमने 30 लोगों को निकाल लिया, तो 30 लोगों को जो निकालेंगे वो सैम्पलिंग के थ्रू निकालेंगे। तो सैम्पलिंग का पहला क्या है कि ऐसी सैम्पलिंग होनी चाहिए कि जिससे हम पूरी उसका पता लगा सकें। दूसरा ये होना चाहिए कि रिलायबिलिटी उसमें होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब कि ऐसा रिलायबल सैंपल हो कि जिससे हम पूरी जब इंफॉर्मेशन लें तो पूरी पॉपुलेशन के साथ जो है वो मैच करता हो। अब ये नीचे सैम्पलिंग एग्जांपल एडवांटेजेस लिखे हुए हैं कि सबसे पहला मनी को सेव कर सकता है, टाइम और एनर्जी को सेव कर सकता है। क्यों? अगर आपके पास 1000 लोग इस पॉपुलेशन में, उन हर एक से डेटा लोगे तो काफ़ी मनी भी लगेगा। आप उनको बुलाओगे या आप उसके पास जाओगे, हर एक से कलेक्ट करोगे, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट्स और एनर्जी भी लगती है और मनी कंज्यूमिंग भी हो सकती है। तो सैम्पलिंग जो है वो मनी को भी बचा लेता है, टाइम और एनर्जी को भी बचा लेता है। इसके अलावा इतनी इन्फॉर्मेशन ये दे देता है कि जिससे हम पूरी पॉपुलेशन का पता लगा सके। इसके अलावा जब आप एक सैंपल सैंपल छोटा होता है तो आप हर एक इंडिविजुअल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पास कम लोग हैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। जबकि अगर पूरा अपनी पॉपुलेशन ले ली, हर एक से आप जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे मुश्किल हो जाता है। तो सैम्पलिंग से ये हो सकता है। तो सैम्पलिंग के सारे एडवांटेजेस, ये सिंपल है एडवांटेज, इसमें इतना कुछ ऐसा नहीं है कि जो समझना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स अ वैलिड मेजर ऑफ रिलायबिलिटी। ये जो सैम्पलिंग जो टेक्निक है जिसके थ्रू सैंपल कलेक्ट करते हैं, इसका एक फ़ायदा ये है, मेन एडवांटेज ये है कि ये रिलायबल होता है। आप इसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन का पता कह सकते हो कि हाँ, इस पॉपुलेशन को ये मसला हो सकता है या कुछ ऐसा उसके जो जानना चाहते हैं, ठीक है? पॉपुलेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस आप देख लेना। इसके बाद सैंपल डिज़ाइन एंड सैंपल सर्वे। सैंपल, जब आप सैंपल कलेक्ट करोगे, सैंपल क्या है? वो पॉपुलेशन में से जो स्पेसिफिक आपने लोगों को कलेक्ट किया है या ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया है। तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए आप पहले सैंपल डिज़ाइन करोगे कि कैसे सैंपल कलेक्ट करना है, कौन से लोगों को कलेक्ट करना है, कितने लोगों को कलेक्ट करना है। तो वो सैंपल डिज़ाइन कहलाएगा। अ सैंपल डिज़ाइन इज अ डेफिनेट स्टैटिस्टिकल प्लान कंसर्न्ड विद ऑल प्रिंसिपल्स टेकन स्टेप टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल एंड द एस्टिमेशन प्रोसीजर। दी स्टेप्स आर फॉर्मुलेटेड। ये वही कह रहे हैं कि आप प्लान बनाओगे कि कैसे सैंपल को कलेक्ट करना है, कितने लोगों को कलेक्ट करना है और किस स्टेप्स के थ्रू कलेक्ट करना है। सही हो गया। द टर्म सर्वे हैज़ बीन डिफाइंड एज अ मीन ऑफ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू मीट। सर्वे क्या होगा? जो आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया है, सैंपल को आपने ले लिया है, उससे जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो सर्वे कहलाएगा, ठीक है। तो मेन स्टेप्स इन सैंपल सर्वे, इन सैंपल सर्वे में मेन स्टेप्स क्या होने चाहिए? जब आप सैंपल का सर्वे बनाते हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे होने चाहिए कि हम क्यों ये सर्वे कर रहे हैं, क्यों इनसे हम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। डिफाइन द पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। सैम्पलिंग फ्रेम बाय क्लियरली डिफाइनिंग सैम्पलिंग यूनिट्स। तो सैम्पलिंग फ्रेम का आपने उसमें लिखना चाहिए कि कितनी टोटल सैंपल का फ्रेम होगा और उसमें सैम्पलिंग यूनिट्स कितने हो गए। सही हो गया। सैंपल डिज़ाइन, और वो भी लिखना पड़ेगा कि सैंपल साइज़ कितना होना है। तो ये सारा इसमें लिखा। अब मैं हर एक पॉइंट इसमें समझाऊँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रा ऊपर ऊपर से जाता हूँ, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम ये वो होता है जिसमें आपके पास सारा पॉपुलेशन का डेटा पहले का मौजूद है, तो मतलब नेम्स वगैरह और नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो जिस तरह इधर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज। आपके पास एक लिस्ट है जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नेम है, तो क्या हुआ? सैंपल फ्रेम हुआ। फिर उसमें आप हर एक स्टूडेंट को देखते हो, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, वो बात की बात होती है, ठीक है। तो the requirements of a reasonably good frame are that the frame should not contain inaccurate sampling units. Inaccurate sampling units, स्टूडेंट्स के नेम जो एक्यूरेट होने चाहिए, इधर उधर के स्टूडेंट्स बीच में ना डाल देना। तो सैंपल फ्रेम की जो है इधर इन्होंने लिखे हुए कि क्या क्या होने चाहिए, तो ये आप देख लें, इसमें इतना कुछ नहीं है समझाने का। मोस्ट ऑफ द फ्रेम यूज फॉर सैम्पल सर्वे डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़्यादातर जब लोग रिसर्च वगैरह करते हैं उसमें सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं तो उसमें ये सारे रिक्वायरमेंट्स
पूरी नहीं हुई होती। अच्छा, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को दो उसमें डिवाइड किया गया। सैम्पलिंग मैं फिर से बता रहा हूँ, सैम्पलिंग उस प्रोसीजर को कहते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक को कहते हैं जिसके थ्रू आप सैंपल बनाते हो। ठीक है, पॉपुलेशन है, उसमें से आपने सैंपल बनाना है, सैंपल 30 लोगों को लेना है, तो वो जो 30 लोगों को लेना है उसको सैम्पलिंग कहेंगे। तो सैम्पलिंग दो किस्म की हो सकती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, नेम से पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी। इसको ये नेम क्यों दिया है कि जब आप 100 लोग हैं, उसमें से किसी की भी चांस है कि वो सैंपल में आ सके। प्रोबेबिलिटी हर एक की है, नन जीरो, मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि उसका कोई चांस नहीं है। अगर जीरो से थोड़ा सा भी ऊपर हो, नन जीरो हो, तो इसका मतलब है उस बंदे का चांस है कि सैंपल में आ सके। तो आपके पास 100 लोग हैं, आपने रैंडमली सेलेक्ट किए 30 लोगों को, तो हर एक का चांस हो सकता है ना, कोई भी आ सकता है। आपने 30 पर्चियाँ ले ली, उस 30 पर्चियों में किसी का भी नाम हो सकता है, तो चांसेस हर एक के हो सकते हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी नन जीरो हो सकती है। तो ऐसी सैम्पलिंग को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसमें जो है एरर्स भी कम होते हैं, और इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि रैंडमली इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप अपनी मर्जी के बंदे को सेलेक्ट करोगे, तो इसका मतलब है आपने जिस बंदे को सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, जबकि जिस बंदे को सेलेक्ट नहीं किया उसकी 0 है। ठीक है, तो ये मैंने वैसे ही कहा। तो मेजर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर सिंपल। जब आप ऐसे रैंडम सैम्पलिंग करोगे तो उसकी टाइप्स हो सकती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कर सकते हो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो ये टाइप्स है इसकी। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये वैलिड एस्टिमेट ऑफ सैम्पलिंग एरर दे देता है। ठीक है, एरर का हमें पता चल जाता है कि इसमें हो सकता है कि नहीं, तो ये काफ़ी जगहों में इस्तेमाल होता है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहलाती है, इसमें आप अपनी मर्जी के लोगों को सेलेक्ट करते हो। जैसे इन्होंने लिखा, बेस्ड is a process in which the personal judgment determines which unit of population are selected for a sample। आपने 100 लोग हैं, उसमें से अपनी मर्जी के 30 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, तो वो नन प्रोबेबिलिटी। उसमें बाज़ लोगों के 0% चांस है आने के, बाज़ लोगों के 100% चांस है, क्योंकि उसे आप सेलेक्ट करोगे। तो इसको नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये दो टाइप्स भी हो सकती है, इस दो बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है सैम्पलिंग को। अब है सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये जो होता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। 100 लोग हैं पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें से आपने 30 लोगों को निकाल लिया, उनसे इंफॉर्मेशन ले ली। इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप उनको वापस कहते हो चले जाओ उसी ग्रुप में वापस। 100 लोग वापस हो गए, ठीक है, 30 लोगों को लिया था सैंपल, वो सैंपल को वापस पॉपुलेशन में वापस डाल दिया। तो 100 में से जब 30 को लिया था, 70 रह गए थे, लेकिन ये वापस चले गए तो वापस 100 हो गए। फिर उस 100 में से आप फिर से एक सैंपल लेते हो, रैंडम सैंपल, उसमें वो वाले लोग फिर से आ सकते हैं सैंपल में, ठीक है, जो पहले आए हुए थे, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे सैंपल को जिसमें रिप्लेसमेंट हो रही है वापस, तो इसको कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब ऐसे है कि आपके पास 100 पीपल है, उसमें से आपने 30 लोगों को ले लिया, उससे जब आप इंफॉर्मेशन ले लेते उसके बाद उन 30 लोगों को वापस उस सैंपल में नहीं, पॉपुलेशन में नहीं डालते। तो 100 लोग थे, जिसमें से आपने 30 लोगों को निकाल लिया, तो टोटल कितने रह गए, 70 लोग रह गए ना पॉपुलेशन में। तो जो सैंपल निकाल लिया वो तो वापस नहीं गया, तो 70 रह गए, फिर उस 70 में से आप फिर से सैंपल करते हो। तो ऐसे सैंपलिंग को क्या कहते हैं, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होती। तो इन्होंने ये बात की हुई है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है, when sampling is performed with replacement, a finite population can theoretically be considered as infinite population। इसका ये मतलब हुआ कि देखिए, आप सैम्पलिंग जब लेते हो ना, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाली, तो उसमें आपने 30 लोगों को निकाल लिया तो 70 रह गए, फिर से आपने 30 को निकाल लिया तो कितने रह जाएंगे, 40, फिर से आपने 30 को निकाल लिया 10 रह जाएंगे। तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है इसमें। लेकिन अगर आप विद रिप्लेसमेंट वाली सैम्पलिंग करते हो, 30 लोगों को एक बार इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर से उनको चले गए, फिर से 100 होगी पॉपुलेशन, फिर से आपने 30 लोगों को लिया, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वापस वो पॉपुलेशन में चले गए, फिर से 100 हो गए। तो इस तरह इन्फॉर्मेशन आप लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, वो पॉपुलेशन तो सेम रहेगी। तो इसको इनफाइनाइट पॉपुलेशन बोलेंगे, कि जितनी मर्जी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट जो है, इसको
इसकी पॉपुलेशन को इनफाइनाइट पॉपुलेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बात कही हुई है। अब देखो, इन्होंने सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर की बात की हुई है। तो 100 लोगों के बारे में आप जानना चाहते हो, लेकिन आपने उनसे सैंपल लिया है ना 30 लोगों का। मैं बार बार ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। 30 लोगों से आपने इन्फॉर्मेशन ले ली है। लेट सपोज उनकी एवरेज एज जान ली। 30 लोगों की एवरेज एज निकली 20 ईयर्स। तो आप कहते हो चलो इनकी 20 ईयर्स है, तो इन 100 लोगों की जो टोटल है ना, इनकी भी 20 ईयर्स ही एवरेज एज होगी, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सैंपल से पूरी पॉपुलेशन की एवरेज एज जानी। इसमें एरर भी हो सकता है। कैसे एरर हो सकता है? लेट सपोज इधर एवरेज एज आ रही है 20 ईयर्स, जबकि अगर पॉपुलेशन का अगर हम हर एक से इंफॉर्मेशन लेके अगर निकालें, पैरामीटर जिसे कहते हैं, तो उनकी जो एवरेज एज अगर लेट सपोज 22 ईयर्स आ रही है, तो ये तो एरर आ गया। मतलब सैंपल से रिजल्ट एक आया जबकि पॉपुलेशन से रिजल्ट दूसरा है। मतलब कि सैंपल से जो रिजल्ट आता है उसे स्टैटिस्टिक बोलते हैं, पॉपुलेशन से जो रिजल्ट आता है उसे पैरामीटर बोलते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक और पैरामीटर में फ़र्क आ रहा है, एक में 20 ईयर आ रहा है, एक में 22 ईयर्स आ रहा है। तो ये एक एरर हो गया। एरर को कैसे मालूम किया जा सकता है? एक बात बताता हूँ। सैंपल की जो मीन होती है, उस मीन का साइन क्या है? एक्स बार, हमने पढ़ा भी था। जबकि जो पॉपुलेशन का जो मीन निकालते हैं, उस मीन का साइन है म्यू, ठीक है। तो मैंने जो अभी एग्जांपल दिया जिसमें मीन हमने निकाला ना, एवरेज निकाली सैंपल की, तो एवरेज क्या थी 20, एक्स बार क्या था 20 ईयर्स। जबकि पॉपुलेशन का जब देखा तो उसका एक्स बार आ रहा, उसका म्यू होगा ना, उसकी एवरेज 22 ईयर्स आ रही थी। तो 20 माइनस 22, तो 2 ईयर्स का एरर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एरर जितना बड़ा होगा, इसका मतलब जितना मतलब इधर वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, तो इसका मतलब उतना बड़ा एरर आ रहा है हमारी सैम्पलिंग में। तो ये चीज़ जो है सैम्पलिंग एरर बताती है। इन्होंने फिर ये बात लिखी हुई है, जैसे ही सैंपल साइज बड़ा होता जाता है, जैसे कि 100 लोग हैं, उनमें से हमने 30 लोगों की इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे सारों का बोला, तो वो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट भी हो सकती है। अगर 30 लोगों की जगह हमने 70 लोगों से इन्फॉर्मेशन ली, 70 लोगों का सैंपल हुआ, तो फिर वो पॉपुलेशन के ज़्यादा बारे में बता सकता है ना। तो जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उतना कम एरर आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिल्कुल ही सैंपल साइज पॉपुलेशन के बराबर हो, मतलब कि अगर 100 लोग हैं, हमने 100 लोगों से ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो फिर तो कोई एरर ही नहीं होगा ना। फिर तो हमने सारे के सारी पॉपुलेशन को ले लिया, तो फिर जो है एरर एरर बिकम्स इक्वल टू म्यू विच इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर को कैसे मालूम किया जा सकता है? ये तो इन्होंने ये इधर लिखा हुआ है ना, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन से डेटा नहीं लेते ना, तो हमें पता नहीं होता कि एरर आ रहा है कि नहीं। तो एरर को मालूम करने के लिए हम रिलायबिलिटी को यूज़ करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू वेरिएंस। वेरिएंस जितना कम होगा उतना रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। उतना रिलायबिलिटी रिजल्ट की ज़्यादा होगी। ये सब हम सैम्पलिंग एरर पढ़े थे कि जब हम सैंपल लेते हैं, 100 लोगों में से 30 लोगों को ले रहे हैं, तो एरर आ सकता है, ठीक है, सैंपल में एरर। अब ऐसा होता है कि हम जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए हमने कोई गलत तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो तब एरर आ सकता है। तो उसको नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं। इसमें फॉल्टी सैम्पलिंग फ्रेम भी हो सकता है। सैम्पलिंग फ्रेम हमने गलत बनाया हो, इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से कलेक्ट की हो, लिखा गलत हो, एक की जगह 20 की जगह 22 लिख दिया हो, तो एरर आ सकता है, ठीक हो गया। सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, बायसनेस अगर शामिल हो, ठीक है। इसके अलावा नॉन रिस्पॉन्स, अगर जब उन सैंपल से जब डेटा कलेक्ट करते हैं वो अगर हमें रिस्पॉन्स सही से ना दे, ऑब्जर्वेशन में एरर, कुछ भी हो सकता है। ये सारे इन्होंने लिखी हुई है। दीज एरर्स कैन बी अवॉइडेड थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर्स, फॉलोइंग अप ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। वो जो जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया उनसे फिर से जवाब ले, बाद में प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनकी सही से ट्रेनिंग हो, ठीक है। तो ऐसे जब करेंगे तो नॉन सैम्पलिंग एरर कम हो सकती है। सैम्पलिंग एरर को तो आप कम नहीं कर सकते, वो ऐसे कम कर सकते हैं कि हम सैंपल साइज बड़ा कर दें, तो उस तरह हम सैंपल एरर कम कर सकते हैं। जबकि नॉन सैम्पलिंग एरर जो कि ह्यूमन बेसिस पे हो सकता है या
कुछ और ये जो इधर रीजन मैंने बताई है उसको हम कम कर सकते हैं। तो दो किस्म के हमने इधर पढ़ लिए, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ठीक है। तो सैम्पलिंग बायस अब आ गया। सैम्पलिंग बायस, बायस किसे कहते हैं? पसंद, ठीक है, अपनी मर्जी से। सैम्पलिंग बायस एक एरर का कंपोनेंट है, ठीक है, सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ एरर है, जिसके थ्रू हम लोग जब रिसर्चेस कर रहे होते हैं उसमें बाज़ औकात हम जब इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने पसंदीदा लोगों से ले लेते हैं, तो बायस कहलाता है। इसकी वजह से एरर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम 100 लोग हैं, उनमें से आप 30 लोगों को सेलेक्ट करें, अपनी मर्जी के सेलेक्ट करेंगे, तो आपको जो पसंद होगा आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें रैंडमाइजेशन ख़त्म हो जाती है, मतलब रैंडम नहीं हमने सेलेक्ट नहीं किए, बायस्ड, बायस्ड कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें फिर एरर आ सकते हैं इंफॉर्मेशन में। तो सैम्पलिंग बायस जो है इन वजह से हो सकती है जब हम अपनी मर्जी की सिलेक्शन करें। सब्स्टिट्यूशन, लेट सपोज हमने 30 लोग लिए हुए हैं रैंडमली, लेकिन उसमें से एक दो लोग नहीं है, तो उसकी मर्जी, उसके अलावा हम लोग किसी और दो लोगों को अपनी मर्जी के ले लेते, क्या हो तुमसे लेते। इसके अलावा इनकम्प्लीट कवरेज, जब हम सारे सैंपल से डेटा कलेक्ट नहीं करें, बस जो हमें पसंद था उसे ले लिया, बाकी को छोड़ दिया। हैफाजर्ड सिलेक्शन, अपनी मर्जी के उसे लिया। इनएडिक्वेट इंटरव्यूइंग, सही से इंटरव्यू नहीं लिया। तो ये सब जो है बायसनेस काज करती है सैम्पलिंग में, और साथ ही साथ एरर्स काज करती है। फिर इन्होंने यही बात लिखी, अगर आपने सही से सैंपल लेना है तो आपने क्या करना है, वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, जिसमें हर एक का चांस बराबर होता है आने का सैंपल में। अब 100 लोग हैं, तो हर एक का चांस कितना होगा, एक बंदे का चांस कितना होगा सैम्पलिंग में आने का, 1/100, ठीक है। तो उसका चांस होगा 1/100। या अगर 10 लोग हैं तो 10 में से एक का चांस 1/10 होगा। तो हर एक का चांस सेम होगा आने का, सही है। अगर किसी का ज़्यादा आ रहा है किसी का कम आ रहा है तो उससे एरर्स आ सकते हैं। तो रैंडम नंबर टेबल इन्होंने दिया हुआ है, ये इस रैंडम नंबर टेबल्स की टाइप्स है, इसको रहने दें, ये हमारे उतना काम नहीं आएगा अभी फ़िलहाल। बस ये है कि इस रैंडम नंबर टेबल्स के थ्रू हम लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हो सकता है या वो भी हो सकता है पेज वगैरह पे, ठीक है। ये देखिए, कंप्यूटर्स कहने वाले कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम नंबर्स, ठीक है। इनको स्यूडो रैंडम नंबर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब आया सैम्पलिंग पे। हमने सैम्पलिंग की दो टाइप्स पढ़ी थी ऊपर, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो था रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हर एक का चांस हो सकता है आने का, हर एक की प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो होती है जिसमें, ठीक है। तो उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते थे। नॉन प्रोबेबिलिटी में हम अपनी मर्जी के सेलेक्ट करते थे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने कहा था कि रैंडम सैम्पलिंग भी इसे कहते हैं। टाइप से की क्या थी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और सिस्टमेटिक। अब इसी के बारे में नीचे जो है हर एक टाइप के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग में, रैंडम सैंपल तो मैंने बता दिया है, हर एक का चांस होता है आने का, ठीक है, और सेम चांस होता है आने का, ठीक है। तो इसकी टाइप्स अब देखते हैं कि अब हम सैंपल रैंडमली कलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी रैंडम सैम्पलिंग हम कर सकते हैं। एक है सिंपल रैंडम सैंपल के थ्रू। अब 100 लोग हैं, उसमें 30 लोगों को हमने करना है, निकालना है, तो 30 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे ना। तो रैंडमली उनको जब सेलेक्ट करेंगे वो सिंपल रैंडम सैंपल के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी, और ये नीचे। तो ये अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। सिंपल रैंडम सैंपल जो है ये पहली टाइप है इसकी। इसमें हर इंडिविजुअल, 100 लोग हैं तो हर इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी, उसके आने के चांसेस सेम है, ठीक है। इन्होंने भी ये लिखा हुआ है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी सारों की। तो इधर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, अगर 100 लोग हैं, पहले बंदे की 1/100, दूसरे बंदे की 1/100, उसकी भी एक ही बंदा है ना, तो 1/100, सबकी 1/100 प्रोबेबिलिटी के चांसेस हो गए सेम है, 1/100 सारों का सेम है, जिसके 0.001 आई थिंक आता है। तो हर एक की 0.001 चांस है आने के, तो सारों की सेम है। अब दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड का मतलब इनको ग्रुप्स में डाल देना, ठीक है। अब 100 लोग हैं, उनमें से हमने क्या करना है, 30 लोगों को, 30 की जगह 10 लोग कर लेते हैं। 10 लोगों को हमने सेलेक्ट करना है, 10 सैंपल साइज हमारा होना है। तो हमने उनको
100 लोगों को 10 ग्रुप्स में डाल लिया, रैंडमली 10 ग्रुप्स में डाल दिया, हर ग्रुप में से एक एक बंदे को लिया। तो जब हर ग्रुप में से एक एक बंदे को लिया, 10 ग्रुप से हर एक में से एक एक को लिया, तो 1 1 1 10 बन गया। तो इसमें क्या था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम थी, इसमें इन्होंने ग्रुप में डाला और ग्रुप में से फिर एक एक बंदे को निकाला। तो ये जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। अब इतना डिटेल में ये जानने का इन्होंने लिखा हुआ है, आप लोग एक नज़र देख लेना। लेकिन जो इसका वो है नेम है और इसका जो मतलब है, इसमें जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग जो है, इसका मतलब ये है कि 100 लोग हैं, उसमें से हाँ आप जो है हर तीसरे बंदे को सेलेक्ट करते हैं। लेट सपोज रैंडमली एक बंदे को हमने सेलेक्ट कर लिया, तीसरे नंबर बंदे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं कहता हूँ इसके बाद जो अगला तीसरा बंदा आएगा उसे सेलेक्ट करके फिर उसके बाद जो अगला तीसरा नंबर आएगा, तो मतलब थर्ड नंबर वाले बंदे को सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद अगला तीसरा नंबर 6 पे आएगा, 6 नंबर वाले बंदे को सेलेक्ट कर लिया, फिर 9 नंबर वाले बंदे को सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह सिस्टमेटिकली हम आगे जाते हैं और बंदों को सेलेक्ट करते हैं। तो इधर इन्होंने यही लिखा हुआ है, यही बात लिखी हुई है। तो इसके बाद क्लस्टर सैंपल आता है। अब क्लस्टर सैम्पलिंग ये इससे पहले हमने पढ़ा सिस्टमेटिक, उससे पहले स्ट्रेटिफाइड पढ़ा। स्ट्रेटिफाइड में हमने इक्वल ग्रुप्स बनाए ना, 10 10 बंदों के ग्रुप्स बनाए। अब क्लस्टर में हम ये नहीं देखते, हम देखते हैं बस एक में 30 बंदों का ग्रुप बन गया, एक में 10 बंदों का ग्रुप बन गया, फिर उसमें से या तो हम 30 के टोटल वो पूरा ग्रुप ही ले लेते हैं, या उन 10 बंदों में से टोटल ग्रुप ले लेते हैं और साथ 10 दूसरे ग्रुप से ले लेते हैं। तो क्लस्टर्स बना ले, तो क्लस्टर मतलब जमगुठा, मतलब बस ठीक है जो भी है, क्लस्टर जो है ले लेते हैं। तो क्लस्टर या तो पूरा हम लोग ले लेते हैं या उसमें से थोड़े से लोगों को ले लेते हैं, तो क्लस्टर सैंपल ऐसे बनता है। इसकी इन्होंने इधर ये एडवांटेज लिखे थे, एडवांटेज ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग, और ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो ये आप एक नज़र देख लेना। इसके बाद मल्टी स्टेज सैंपल आ गया। अब ये दूसरी टाइप है सैम्पलिंग की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 100 लोग हैं, आपने 30 लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आप पहले जो है 10 लोगों का एक ग्रुप बना लेते हो, उसमें से आप थोड़े से लोगों को सेलेक्ट कर लेते हो, बाकी को कहते हो जाओ। 5 लोगों को पहले ग्रुप में से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दूसरा आप स्टेज आता है, फिर से आप 10 लोगों को लेते हो उस 100 लोगों में से। 100 में से 10 लोगों को पहले ले लिया था, तो 90 रह गया। अब 90 में से आप 10 लोगों को लेते हो, उनमें से सैंपल कलेक्ट करते हो, उससे फिर डेटा लेते हो। फिर उसके बाद तीसरा स्टेज आता है, उसमें आप और लोग लेते हो, ग्रुप बनाते हो, उसमें से आप सैंपल लेते हो, तो ये मल्टी स्टेज सैंपल कहलाता है। अब है मल्टीफेस सैम्पलिंग। मल्टीफेस सैम्पलिंग में क्या है, आपने सैंपल ले लिया, ठीक है, उसमें से आपने इन्फॉर्मेशन, आपके पास आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आपने लेट सपोज 30 लोगों का सैंपल ले लिया या 50 लोगों का सैंपल ले लिया। उसमें से आप 30 लोगों से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो 20 रह जाते हैं उससे आप वो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। तो आप ऐसे करते हैं, इसको डबल सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब इसमें देखिए, मैंने कहा कि आपने सैंपल ले लिया, लेट सपोज 30 लोगों का ले लिया, उसमें आपने सारों से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, फिर उसमें से थोड़े से लोगों को निकाल लिया, और जो बाकी रह गए उससे आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ले ली। तो इसमें वो बंदे तो सेम ही है ना, देखिए आपने 30 लोग लिए, उसमें से 10 लोगों से को निकाल लिया, लेकिन 20 लोग जो रह गए उनसे आपने और इन्फॉर्मेशन भी ली, तो बंदे सेम ही है, सैंपल सेम है। जबकि मल्टी स्टेज में क्या था, एक बार एक स्टेज में 10 लोगों को ले लिया, उनसे इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर वो स्टेज चला गया, वो लोग भी चले गए, दूसरे स्टेज में आपने फिर से 10 लोगों को लिया, तो उसमें जो था सैंपल्स चेंज होते हैं, इसमें सैंपल्स चेंज नहीं होते। इन्होंने भी यही बात लिखी हुई है, व्हेन मोर फेजेस आर एडेड इट बिकम्स, अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट इन मल्टी फेज सैम्पलिंग द सेम यूनिट्स आर यूज्ड। जबकि मल्टी स्टेज में यूनिट्स चेंज हो रहे थे, सैम्पलिंग यूनिट्स मतलब वो बंदे जो थे वो चेंज हो रहे थे। अब है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। अब ये वाला जो है, इसमें आप सैंपल साइज पहले से नहीं सोचते कि मैंने इतना सैंपल साइज लेना है। अब आपके पास 100 लोग हैं, उसमें से ग्रुप आ गया, आप कहते हो चलो इसमें से 5 लोगों से ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप आ गया, उसमें 2 लोग हैं, आप उन दोनों से ले लेते हो। तीसरा आ जाता है, उसमें से 4 लोग हैं, उनको कहते हो नहीं आपसे नहीं लेते। ये अपनी मर्जी से नहीं, ये उधर ये सॉफ्टवेयर होता है या कुछ ऐसा उनके पास होते हैं, रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये सैम्पलिंग होती है, तो इसको सीक्वेंशियल सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स, ठीक है, इसमें हर एक का चांसेस हो सकता है सबका, ठीक है, आने का। तो अब इसके बाद जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके बारे में देखते हैं।
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम अपनी मर्जी के बंदों को सेलेक्ट करते हैं, तो इसको जजमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप्स है, जो कि है पर्पजिव एंड कोटा सैंपल। पर्पजिव सैंपल में क्या होता है? अच्छा, तो पर्पजिव सैम्पलिंग तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इसमें आप अपनी मर्जी के लोगों को सेलेक्ट करते हो। आपको अब देखो जो लगता है कि ठीक है, इससे मैं सही से ले सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो उसे सेलेक्ट कर लेते हो, और बाकियों को छोड़ देते हो, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है कोटा, कोटा मतलब ग्रुप बनाना, एक स्पेसिफिक ग्रुप हो उसको कोटा कहते हैं। तो इसमें आप अपनी, अब देखो दो ग्रुप्स हैं, वुमेन और मेन, ये दो ग्रुप्स हैं, इनसे आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो वुमेन में आप अपनी मर्जी के ले लेते हो, मेन में आप अपनी मर्जी के। इसको स्ट्रेटिफाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड में भी ग्रुप्स होते हैं, इसमें भी ग्रुप्स होते हैं सैम्पलिंग के, ठीक है। तो इसके साथ ये सैम्पलिंग की टाइप्स खत्म हो गई। अभी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है आपने अब जब ले लिया, स्टैटिस्टिक्स ले लिए, सैंपल से इंफॉर्मेशन ले लिया और उसका जब निकाल लिया, उसके बाद आप पॉपुलेशन के लिए जब निकालते हो, सारी क्या कहते हैं पैरामीटर्स निकालते हो, तो उसमें ये सब काम आता है, ठीक है। तो ये इसके रूल्स है, ये बस ये वो है क्या कहते हैं इसके फार्मूलाज है, फार्मूलाज आप देख लेना। इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म।